नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM गुजरात। गुजरात अभी को क्या चिंता है कि देश में लाखों स्कूल बंद हो गए, करोड़ों बच्चे गायब हो गए। मध्यम वर्गीय परिवार टूट गया है, महंगाई के बोझ के तले हर दिन मरने की सोचता है लेकिन जी नहीं पा रहा। क्या हो रहा है देश का? दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक ने राजनीति के एक एक पहलू पर बातचीत की है। आपसे रिक्वेस्ट है 4PM गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब, आपका अभिनंदन। धन्यवाद संजय जी, आपका और आपके दर्शकों का भी। मलिक साहब, परीक्षा पर चर्चा करा रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, परीक्षा कैसी होनी चाहिए, परीक्षा कैसे देनी चाहिए। पूरा फोकस है परीक्षा कैसे देनी चाहिए। और मैं जो आंकड़े देख रहा था उसमें है कि हजारों स्कूल, सरकारी आंकड़े, अगर गैर सरकारी आंकड़े मानेंगे तो लाखों स्कूल बंद हो गए हैं, करोड़ों बच्चे स्कूल से गायब हो गए हैं। इस पे सरकार की ओर ध्यान किसी का नहीं जाता। स्कूल बंद हो रहे हैं, शराब की दुकानें खुल रही हैं। स्कूल कॉलेजों से पढ़ के जो बच्चे निकले हैं उनको नौकरियां मिल नहीं रही। आजादी के बाद से देश का इतना बुरा हाल कभी बेरोजगारी का रहा नहीं। सरकार के मंत्रियां अमेरिका की फाइलों पे तैथैया ताथैया डांस कर रहे हैं, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मलिक साहब, ऐसी चर्चा का फायदा क्या? अब तो मन की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नहीं सुनते। प्रधानमंत्री के भाषण, एक रिपोर्ट आई थी, उसमें इतने उबाऊ हो गए हैं कि अब कहना पड़ रहा है कि फोटो भेजो मन की बात सुनते हुए। तो लोग फोटो डाल रहे हैं लेकिन आवाज बंद कर देते हैं, केवल देखते रहते हैं। टीवी के सामने फोटो आ जाता है, प्रधानमंत्री खुश हो जाते हैं, हमें देख रहे हैं। लेकिन जो ताजा आंकड़ा रिपोर्ट बता रही है उसमें मन की बात सुनने वालों की संख्या बहुत बुरी तरह घटी है, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि ये मन की बात नहीं है, मन को दुख पहुंचाने वाली बातें हो रही हैं। मध्यम वर्ग की कमर टूट गई है। और मैं वित्त मंत्री का बयान पढ़ रहा था, उस बयान पे मैं आगे भी चर्चा करूंगा कि मध्यम वर्ग का नुकसान। लेकिन फिलहाल ये कि ये जो करोड़ों बच्चे स्कूल से गायब है, लाखों बच्चे स्कूल बंद हो गए हैं, और उस पर फिर ये ज्ञान, क्या लगता है आपको, क्या संकेत देता है ये ज्ञान? देखिए संजय जी, अगर आप पूरी कार्य प्रणाली को भारतीय जनता पार्टी की देखें, पिछले 11-12 साल हो गए इस सरकार को बने हुए, तो हमें लगता है कि ये एक षड्यंत्र है। और ये शायद अमेरिका षड्यंत्र चला रहा है, क्योंकि आज दिल्ली में जोरों शोरों से चर्चा ये चल रही है कि नोटबंदी भी अमेरिका के इशारे पे हुई थी। अगर इतने पहले नोटबंदी अमेरिका के इशारे पे हुई थी, क्योंकि अगर हम विश्लेषण करते हैं, आकलन करते हैं, तो जिस प्रकार के वायदे हमसे किए गए थे, जो हमें बताया गया था कि 1 महीने का मुझे समय दे दो, नहीं तो चौराहे पे मुझे जूते मारना, पत्थर मारना वाली बात हुई थी, तो उसको निकला तो है नहीं। आज भी आप कह रहे हैं कि नकली नोटों की तादाद बहुत ज्यादा है भारत में, तो आपने जो शगुफे छोड़े थे, आपने जुमलेबाजी की थी, उसका तो रिजल्ट कहीं कुछ हुआ नहीं। उसके बाद से लेके आज तक आप किसी भी क्षेत्र में देखें, चाहे आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें, चाहे आप किसान के क्षेत्र में देखें, चाहे युवाओं की रोजगारी बेरोजगारी के क्षेत्र में देखें, सरकार ने कोई ऐसा जबरदस्त काम नहीं किया जिस पर हम कह दें कि वास्तव में सरकार ने एक बदलाव का काम किया है। हम सिर्फ लकीर पीटने का काम कर रहे हैं। अभी जिस प्रकार से अमेरिका ने हमें इतने दबाव में ला दिया है, हैरानी होती है इस चीज की कि इतनी बड़ी ट्रेड डील हो रही है और हमें पता ही नहीं है उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं। रोजाना उसमें बदलाव किए जा रहे हैं, रोजाना नई चीजें आ जाती है, नई नई शर्तें जुड़ जाती है, नई नई शर्तें घट जाती है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। अब हमने बड़े समझौते कवर किए, मैंने खुद कवर किए, मैंने विदेश मंत्रालय कई सालों तक कवर किया। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में जो बाहर के प्रतिनिधि मंडल आते थे, बाहर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते थे, बराक ओबामा तक आए हैं, तो मैंने कवर किया है। मंत्री साइन करता है, फाइल एक्सचेंज होती है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैंडशेक करते हैं, उसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पे लोग सवाल पूछते हैं। हमने तो ये वाली डीलें देखी है। ये कौन सी अनोखी डील हो रही है कि जिसमें किसी को कुछ पता ही नहीं है, ना मीडिया को पता है, ना मंत्री को पता है, ना किसी, अगर हम नौकरशाह को
किसी अधिकारी को पूछते हैं, उसको भी कुछ नहीं पता है कि ये कौन सी डील है, ये क्यों डील हो रही है इस तरह की। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि हरदीप पुरी का जिस तरह से बिहेवियर है, हरदीप पुरी का नाम ये कह रहे हैं कि लगभग 400 मेल हैं, स्टीम फाइल जो है उसमें 400 मेल हैं जिनका आदान प्रदान हुआ है, लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं। 400 बार नाम आया हरदीप पुरी जी का, जो मेल है उन मेलों को कोई पढ़ ही नहीं रहा, नई नई चीज निकल के आती है। उसमें आज एक नया खुलासा ये हुआ है कि हरदीप पुरी ने तो उसको एक अपनी किताब भी भेंट की थी और समय मांगा था मिलने का, बाकायदा समय मिलने का दिया गया। और आप ये देखिए संजय जी कि इतना सब कुछ होने के बाद में भी प्रधानमंत्री मोदी हरदीप पुरी को नहीं हटा रहे हैं। आप ये देखिए, आप अगर नजर घुमाएंगे भारतीय जनता पार्टी में कितने सारे काबिल लोग हैं जो मंत्री बन सकते हैं, बने भी थे। आप पहले या दूसरे चंक में देखिए, आप अगर देखें कई सारे ऐसे युवा मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर को किस लिए हटा दिया गया? 5 बार का सांसद है, बढ़िया बोलता है, उसका क्या दोष था? रविशंकर जी हटा दिए गए। एक उससे पहले जो हमारे प्रवक्ता थे, महाराष्ट्र से आते थे, उनको ये कह के हटा दिया गया कि उन्होंने जीन्स पहन ली थी, प्रकाश जावड़ेकर, तो वो हटा दिए गए। कहाँ चले गए? तो उनको हटा दिया गया और आप हरदीप पुरी को नहीं हटा रहे। और चाहे रविशंकर हो चाहे दूसरे लोग हो जिनको मंत्री पद से हटाया है, वो 10-10 20-20 साल से भारतीय जनता पार्टी में है। हरदीप पुरी जी 14 में आए हैं पार्टी में, 17 में मंत्री बन गए हैं। 2 मंत्रालय महत्वपूर्ण उनके पास थे। अभी भी सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय पेट्रोलियम उनके पास है। पेट्रोल की डील हो रही है वेनेजुएला से, और मंत्री हरदीप पुरी जी हैं। और हरदीप पुरी जी के कनेक्शन है एप्स्टीन फाइल से और अमेरिका से, और हम लोग कान में तेल डाल के सो रहे हैं। तो इसको समझने की आवश्यकता है। और आप ये देखिए कि अभी 2 दिन पहले, नहीं कल ही हुई है, आम आदमी पार्टी हालांकि अब थोड़ी कम दिख रही है। संजय सिंह राज्यसभा में खूब मुद्दे उठाते हैं, खूब चिल्लाते हैं। हमारे क्रांतिकारी जो अरविंद केजरीवाल थे वो तो पता नहीं कौन से दड़बे में छुपे हुए कहाँ है, कुछ पता नहीं है। लेकिन हमारे एक पत्रकार मित्र हैं अनुराग ढांडा, जो प्रवक्ता बने हुए आजकल आम आदमी पार्टी के, क्या जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और नए नए तथ्य हरदीप पुरी जी के निकाल के उन्होंने बताया। पहली बार मुझे लगा कि कोई जबरदस्त तथ्य हरदीप पुरी जी के दिए और कई सवाल उन्होंने खड़े कर दिए। उन्होंने ये कहा कि भाई कोई पत्रकार अगर सवाल पूछता है आप उसको जेल भेज देते हो, नोटिस दे देते हो। कोई अगर विपक्ष पूछता है तो उस पर आप, राहुल गांधी अगर सवाल पूछ रहा है सदन में, उसको कह रहे हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे जी जो क्रांतिकारी विद्वान है भाजपा के, वो कह रहे हैं कि परमानेंट इनकी सदस्यता जानी चाहिए। अच्छा भाई, सवाल पूछ रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं हाउस में, तो इनकी सदस्यता जानी चाहिए। और आपके जो हरदीप पुरी जी हैं, आपके जो दूसरे लोग हैं, उनकी सदस्यता बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। अरे भाई, मैं कह रहा हूं तत्काल राहुल गांधी की सदस्यता हटाइए और जो पत्रकार दूसरे लोग सवाल पूछ रहे हैं उनको तुरंत जेल भेजिए। लेकिन इनका हरदीप पुरी जी का भी तो कुछ करिए। ऐसा नहीं भाई, ऐसा थोड़े आपके एक तरफ करेंगे दूसरी तरफ नहीं करेंगे। आपकी सिद्धांतवादी पार्टी है, सैद्धांतिक पार्टी है, नैतिकतावादी पार्टी है, तो ये भी तो करिए। वाजपेयी जी ने 1 वोट को लेने से मना कर दिया था, अपनी सरकार को धराशायी करा लिया था, कहा था मैं चिमटे से नहीं छूंगा। अडवाणी जी का नाम हवाला कांड में आया था, उन्होंने तत्काल इस्तीफा दे दिया था। संजय जी, एक घटना मैं आपको बताता हूं कि एक बार जब ये कोई डील हुई थी, वाजपेयी जी की सरकार थी और कोई शायद परमाणु डील हुई थी, सोमनाथ चटर्जी और हाँ न्यूक्लियर डील हुई थी। सोमनाथ चटर्जी और एक और दूसरे 2 सदस्य वाजपेयी जी के साथ गए कि हमारी, हाँ नहीं, जब इराक का युद्ध चल रहा था और वहां के जो अमेरिका के जो फाइटर जेट थे वो इंडिया से तेल भरवाते थे उनमें, तो उन्होंने, लेफ्ट वालों ने और इन्होंने विरोध किया था उसका। 2 नेता थे, दूसरे नेता का मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वाजपेयी जी के पास गए कि ये गलत हो रहा है, इंडिया पेट्रोल क्यों भरवा रहा है, उनके तेल क्यों भरवा रहा है, ईंधन क्यों भरवा रहा है। तो वाजपेयी जी ने कहा भरवा रहा है तो हाउस में उठाओ, मुझे क्या बता रहे। उन्होंने अगले दिन हाउस में उठाया और वाजपेयी जी ने हाउस में ही खड़े होकर जवाब दे दिया कि भारत अमेरिका के जो फाइटर प्लेन है उनको ईंधन नहीं देगा, सीधा। आज क्या हुआ? आज के प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? वो तो ईंधन के साथ और कुछ भी दे रहे हैं।
तो आपको ये समझना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, किसके इशारे पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है संजय जी के हरदीप पुरी जी खाली ट्रेलर हो, अभी कुछ मामला और भी हो। क्योंकि आपको ये देखना होगा कि पिछले पिछले 5-6 दिन से जो हम दिल्ली में एक सनसनाहट देख रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। कल हमने चर्चा भी की थी कि चाणक्य जी कहाँ गायब है, रक्षा मंत्री जी क्या कर रहे हैं, सब पूछ रहे हैं अमित शाह कॉमर्स कहाँ गए मिनिस्टर हैं। कहाँ है, ये लोग कहाँ चले गए हैं, क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री तो मौन मौन प्रधानमंत्री बताते थे मनमोहन सिंह को, मौन मोहन बताते थे उनको। प्रधान आज के मोदी जी की मुझे लग रहा है सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो कुछ बोलते ही नहीं है जहां बोलना चाहिए, और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां वो जो है पढ़ के बहुत सारा बोलते हैं, और बीच में जब वो बंद हो जाता है बी फाइंडर, फिर वो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए क्या है, प्रधानमंत्री जी मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं और हाउस का सामना तक नहीं कर पाए, बताइए। ये तो इनको बड़ा अच्छा आपदा में अवसर मिल गया कि पार्लियामेंट की छुट्टी हो गई, नहीं तो फिर ये आरोप लगते कि चलो आज नहीं आए, कल नहीं आए, शायद कल प्रधानमंत्री जी आएंगे, परसों आएंगे। ये तो उनको मौका मिल गया काफी दिन का, अब इस बीच में कुछ रास्ता ढूंढने के लिए। तो स्थितियां बहुत गंभीर हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि हरदीप पुरी जी हो और प्रधानमंत्री की जो बात आप कर रहे हैं कि वो शिक्षा पर ज्ञान दे रहे हैं, परीक्षा पर ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन स्कूलों की उनको चिंता नहीं है। स्कूल की अगर आप बात करेंगे संजय जी, मैंने तो एक आर्टिकल लिखा है, अगर आप पूरे भारत का आंकड़ा देखेंगे, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद हुए हैं और आप हरियाणा में बंद हुए हैं। टोटल 2025 तक का अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो करीब 82,000 स्कूल कंप्लीट बंद हो चुके हैं। और ऊपर से तुर्रा ये दिया गया है कि भाई उनमें जो है संख्या कम थी, कहीं 2 बच्चे थे, कहीं 10 बच्चे थे, उनको हमने दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिया है। आपने फॉर्मूला निकाल दिया कि 50 बच्चे से कम अगर किसी स्कूल में है, अगर 49 है, 45 बच्चे हैं, तो आप तत्काल स्कूल बंद कर देंगे। ये बच्चे कहाँ जाएंगे, अगर 40 बच्चे हैं किसी स्कूल में तो 40 कहाँ जाएंगे, बोला ये डीपीएस में जाएंगे, ये नए अमेरिकन स्कूल खुल रहे हैं उनमें जाएंगे सब, और सब जो है अपनी जमीनें बेच के स्कूल वालों को दे देंगे। और जब ये स्कूल से डिग्री लेके बाहर निकलेंगे तब ये बेरोजगार घूमेंगे सड़क पे या मंदिर में घंटा बजाएंगे। मंदिर में तो घंटे बड़े वाले लगवा ही रहे हैं ना हम लोग, ऊंचे ऊंचे मंदिर बन रहे हैं, भव्य मंदिर बन रहे हैं, भव्य घंटे लग रहे हैं उनमें, तो घंटा बजाइए। तो ये आप तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा का आप जिक्र कर रहे हैं, तो आप किस परीक्षा की बात कर रहे हैं। मलिक साहब जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मैं ये देख रहा था कि पढ़ रहा था कि चीन ने अपना बजट का कितना बड़ा हिस्सा केवल रिसर्च पे लगाया है। वहाँ लोग शोध कर रहे हैं, रिसर्च ला रहे हैं, नई नई तकनीक में आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है वो हमसे देश कहीं आगे बढ़ रहा है। कल मेरे पास टाइम था, मैंने कुछ काम कर रहा था और आज तक चैनल लगा दिया। दिन भर उस पे आ रहा था कि इन मदरसों पे कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई, ये मस्जिद तोड़ दी, ये मदरसा तोड़ दी, ये मजार हटा दी। मुझे एक अच्छा सुझाव देना है मुझे गोदी मीडिया को, अगर मान ले गोदी मीडिया मेरी बात। आप महीने, साल का कोई एक महीना तय कर लो कि भैया ये जनवरी है, पूरे जनवरी में हम 1 जनवरी से 31 जनवरी तक हम केवल एक्शन फॉर मस्जिद, मदरसा, इन पे बुलडोजर चला दिखाएंगे। ये महीना हमारा बुलडोजर वाला दिन है कि हमने मदरसे तोड़ दिए, हमने मस्जिदें तोड़ दी, हमने मजारें हटा दी। बाकी 11 महीने तो कम से कम इस बात की बात कर लो कि देश के स्कूल क्यों बंद हो गए, देश की हेल्थ सिस्टम ऐसा क्यों हो गया कि मोमबत्ती की रोशनी में ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं। इस बात पे चर्चा कर लो। 11 महीने के मध्यम वर्ग की कमर टूट गई है। महंगाई का ये आलम है कि महीने में 5 बार आदमी सुसाइड करने की सोच रहा है। अगर बच्चे घर में ना हो, यानी कितने लोग आत्महत्या कर लें। सोना कर्जे पे रख रख के आदमी जिंदगी चला रहा है। बैंकों के एनपीए बढ़ रहे हैं। इन पे 11 महीने चर्चा कर लो। हमारे यहाँ चीन पे शोध काम हो रहा है, हमारे यहाँ दिन भर मस्जिद पे, मदरसों पे, मजारों पे बुलडोजर कितने चल गए इस पे काम हो रहा है। लखनऊ में केजीएमयू की मजार हटाना राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया है। तो स्कूलों में क्या हाल है, कानून व्यवस्था का क्या हाल है। बाराबंकी में एक मुख्तार का शूटर बताया जाता है वकील, उसको इतनी गोलियां मारी गई हैं कि शरीर देख के दहल रहा है। क्राइम बेकाबू होता जा रहा है। कभी इन पे बात कर लो। मुझे लगता था कि अखिलेश यादव के टाइम में अगर कोई गंभीर घटना हो जाती थी तो मुझे आज तक याद है अखिलेश यादव का फोटो आता था तो उस घटना का जिक्र होता था कि अखिलेश के राज में ये गुंडागर्दी।
बाराबंकी में दिन दहाड़े गोलियां मारी गई हैं। ऐसे ना जाने कितने केस होते हैं। किसी मीडिया के चैनल की औकात है कि वो योगी आदित्यनाथ का फोटो लगा के ये चैनल चला दे कि ये अखबार बेकाबू है, ये क्राइम बेकाबू हो गया है। कारण यह कि सैकड़ों करोड़ रुपया चैनलों को बांटा जा रहा है। यूपी छोड़ दीजिए, उत्तराखंड में एक ऐसा छोटा सा राज जहां के लोग पलायन कर रहे हैं, जहां बेरोजगारी चरम पर है, वहां पर भी आप हाल देख लीजिए। हजारों करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए मीडिया को दे दिया जा रहा है। देश की मीडिया सुपारी किलर हो गई है, सुपारी ले रही है दिन भर। वो मस्जिद, मजार, दरगाह, इन पे बुलडोजर दिखा दिखा के आपके हिंदू मुसलमान एजेंडे को आगे बढ़ाना चाह रही है। कभी सवाल नहीं करती, हमारे रिसर्च के हो रहा है, सवाल ये करती है कि देखो हमने अब्दुल की चूड़ी टाइट कर दी, दिन भर इन टीवी चैनलों पे दिखाया जा रहा है। कहीं चर्चा नहीं हो रही कि हरदीप पुरी जैसा शख्स जो कह रहा था एपिस्टीन की छोटी सी तो मामूली सी तो बात थी कि यौन शोषण कर लिया उसने, कुछ बच्चियों के संग, सैकड़ों हजारों बच्चियों के संग, छोटी मासूम बच्चियों के संग यौन शोषण हो गया, तो छोटी सी तो बात है। मोदी सरकार के मंत्री को ये छोटी सी बात लगती है। इन सवालों का जवाब कौन देगा? क्या अब लोग सड़कों पे आके गोदी मीडिया से सवाल करेंगे कि तुम इतने निर्लज्ज हो चुके हो, इतने बेशरम हो चुके हो कि देश की आम समस्या को छोड़कर तुम दिन भर ये मस्जिद, दरगाह और मजारों के बुलडोजर दिखा रहे हो, जिससे दिमाग में ये बढ़ा रहा है कि भैया ये सरकार कुछ कर रही है, नहीं कर रही है, मुसलमानों को टाइट कर रही है। क्या सरकार का काम उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता है मलिक साहब, या इससे आगे भी कुछ होता है? संजय जी देखिए, पहली बात तो यह है कि जो आपने मीडिया की चर्चा की है, ऐसा नहीं है कि हरदीप पुरी जी की चर्चा मीडिया में नहीं हो रही है। एनडीटीवी में खूब चर्चा हुई है, डिबेट भी हुई है। एनडीटीवी की बड़ी ही विद्वान पत्रकार एक मैडम है, उन्होंने बहुत अच्छी चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि हरदीप पुरी जी वो जेफरी स्टीन से मिलने गए थे, और जेफरी स्टीन जो है उसके ऊपर वो आरोप लगे हुए हैं, और वो छोटी बच्चियों से इस तरह की हरकतें करता था। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि वो बहुत बड़ा ये कॉर्पोरेटर था, और वो जो है डील करता था और सरकारी काम करता था, ये करता था। उन्होंने पूरा अंग्रेजी में लोगों को समझाया है और बड़ी तालियां उसको बजी। मलिक साहब, मैं आपकी बात का विरोध कर रहा हूं कि कोई खराब बात नहीं है। उन्हें ये कहना चाहिए था कि एपिस्टीन को भारत रत्न देना चाहिए। इतना महान आदमी हरदीप पुरी से बुला रहा है चाय पे, कितना बड़ा सम्मान बढ़ा रहा है। आप सोचिए, नहीं कहा उन्होंने, उनकी तारीफ में ही तो कसीदे पढ़े हैं। जी जी, उसकी तारीफ में कसीदे पढ़े हैं उन्होंने यही जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि हरदीप पुरी जी जो मिले हैं वो इतने बुरे भी आदमी नहीं थे। ठीक है, उन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं कि नाबालिग बच्चियों से उन्होंने रेप किया उनके साथ और उनको किया। हाँ, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा वो जो डील करते थे, विदेशियों को मिलवाते थे, डीलें करवाते थे, दो देशों को आपस में बुला के बिठा के दोनों के बिजनेस सेट करवाते थे, ये भी तो महान कार्य कर रहे थे। और इसी कार्य के लिए तो हरदीप पुरी जी उनसे मिले थे। उनका कहने का मतलब यही था। दूसरी बात ये है ना संजय जी, जो आप चैनलों की बात कर रहे हैं, 10-12 साल से अगर एक दशक का हम आंकड़ा ले लें, मुझे याद नहीं आता कि किसी चैनल ने कोई स्टिंग ऑपरेशन किया हो, कोई ऐसी एक रिपोर्ट बनाई हो जो देश में सबसे ज्यादा दिक्कत का विषय हो, परेशानी का विषय हो। पहले हम देखते थे, हमने तो जर्नलिज्म किया है, देखा है, खटा पीटे हैं, सब कुछ करे हैं, अपना शरीर खराब कर लिया है। हमने तो इतना काम टीवी के लिए किया है कि दोपहर को लंच नहीं किया, और उसी चक्कर में मेरे जैसे व्यक्ति का लीवर खराब हो गया। मैं तो शराब भी नहीं पीता, मैं लीवर खराब करा के बैठा हूँ। तो आज पहले मेहनत करते थे, स्टिंग ऑपरेशन करते थे, चीजों को निकाल के लाते थे। हमने तो कई बार ऐसा किया है कि दिल्ली से जो गोदाम से राशन चलता है, वो दिल्ली से जो राशन की दुकानों पर राशन जाना चाहिए, वो ट्रक का ट्रक बीच में कहाँ गायब हो गया। हमने तो ट्रक को ढूंढने के लिए उसका पीछा किया। हमने तो शराब की फैक्ट्रियों से जो शराब निकल रही है, वो जो शराब की दुकानों में जा रही है, कहाँ पे क्या क्या होता है उनको किया। हमने तो बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन किए। कम से कम आप महीने 2 महीने में एक स्टिंग ऑपरेशन करते थे, एक बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन करके स्टोरी आती थी, उस पर 8-8 दिन 10-10 दिन मेहनत की जाती थी। आज की डेट में कुछ नहीं करना है, एआई है, बनाइए, टांग दीजिए। कई बड़े बड़े चैनलों पर फोटो गलत आ जा रहा है, किसी पर नाम गलत आ जा रहा है, कोई झूठ बोल दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है। जो एजेंडा बन के आ गया पीछे से, वो एजेंडा चल रहा है। इनको खुद को नहीं पता, ये सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं चैनल,
इनको खुद को नहीं पता कि क्या करना है, इनको तो एजेंडा बता दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि हमारे समय में चाहे अखबार हो चाहे टीवी चैनल हो, संपादक डील करता था किसी पार्टी से, किसी विधायक से, किसी मंत्री से और किसी बिजनेसमैन से। अगर उनको कोई ओबलाइज होना भी है तो वो ये कहते थे कि हम आपकी स्टोरी लगाएंगे, और वो उसमें इस तरह से नहीं लगाएंगे कि हम आपका जो है बिल्कुल ही उसमें आरती उतार दें, लोग हमें कहें कि बहुत, हम थोड़ा बैलेंसिंग स्टोरी करेंगे और उसके लिए आपको हमें एक विज्ञापन देना पड़ेगा। इस तरह की डील एडिटर लेवल पे हो जाती थी या निजी मार्केटिंग के लेवल पे हो जाती थी। कोई बड़ी बात होती थी तो उसमें एडिटर आते थे, मालिक का तो लेना देना ही। आज मालिक सीईओ बने हुए हैं, आज मालिक डायरेक्ट बात कर रहे हैं, आज मालिक डायरेक्ट पैसा ले रहे हैं, और जो एडिटर हैं उनको जो है ऑफिस में मैनेजर बना के रख दिया, उनको खाली अरेंज करनी चाहिए, ये रिपोर्टर वहां जाएगा, ये शाम को स्टोरी आएगी, इसको वहां चिपकाना है, उसको वहां चिपकाना है। एडिटर बेचारा मैनेजर बन के रह गया है। तो ये चीज, ये टीवी चैनलों की, अखबारों की हालत है। आप किसी भी चैनल, आप उठाइए इंडियन एक्सप्रेस को, बहुत बड़ा अखबार है। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, हर हफ्ते एक जबरदस्त स्टोरी देता था और इंडियन एक्सप्रेस लोकसभा में लहराया जाता था। इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। आज क्या हो गया इंडियन एक्सप्रेस को? आज क्यों नहीं आ रहा इंडियन एक्सप्रेस में चीजें? क्या कोई गड़बड़ी नहीं हो रही किसी मंत्रालय में, किसी विभाग में? हर विभाग में गड़बड़ी है, लेकिन छापने की हिम्मत नहीं है क्योंकि मोटी रकम हर महीने आपको मिल रही है। तो इसलिए मीडिया के बारे में कुछ भी कहना, मुझे लगता है कि हमें अपने आप को ही जूते मारने वाली बात है। और क्योंकि उसमें जितने लोग काम कर रहे हैं वो भी घर चलाने के लिए कर रहे हैं। जिनका थोड़ा सा भी दीन ईमान बचा हुआ था उन्होंने नौकरी छोड़ दी है या उनको निकाल दिया गया। जो मजबूरी में कर रहे हैं वो कर रहे हैं, चुपचाप बैठे सिर्फ नौकरी कर रहे हैं। जो दे दिया जाता है पढ़ लेते हैं, जो असाइनमेंट आ जाती है ला के कवर करके दे देते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप ये देखिए, राहुल गांधी ने जिन पत्रकारों को फटकारा है वो तीनों एजेंसियों के पत्रकार थे। उनके माइक आप देख लीजिए। एजेंसियों में ये हालत हो गई है कि चपरासी बेटर है उन पत्रकारों से जो एजेंसी के पत्रकार करते हैं। बाइट कलेक्टर बोलते हैं उनको कि जाओ फलाने की बाइट ले आओ, और जैसे वो बोल दें ऐसे ही लाके और चिपका दो। ये हालात पत्रकारिता के हो गए। मीडिया में काम करना अब आसान नहीं है। और आप अगर थोड़ा भी सवाल पूछेंगे तो पूछ लीजिए, वो रवि नायर का क्या हुआ? 1 साल की सजा हुई है उनको सवाल पूछने में। आपकी क्रांतिकारी पार्टी के, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो कड़वे सवाल पूछते थे, मनोज यादव, 5 दिन से गायब थे। आज उनको एफआईआर करके जेल भेज दिया गया। कह रहे इन्होंने किसी दलित की लड़की को छेड़ दिया था, क्योंकि वो जो सेंगर साहब है एमएलए, उन्होंने तो छेड़ा नहीं था लड़की को, मनोज यादव ने छेड़ा है। अब इनको जेल भेज दिया है क्योंकि ये सवाल पूछ रहे हैं। तो अब आप ये चीजें चल रही हो तो वहां क्या आशा संजय जी आप कर सकते हैं? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बुरा हाल, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका शेर बाजी, टका शेर खाजा। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने समय दिया, मुझे बातचीत की। थैंक यू। ये थे केपी मलिक की पूरी बातचीत आपने सुनी। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।